हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है सेल, जिसका हमने कल देखा था 16 पार्ट, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट 17। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में हमारा आधा पार्ट क्रोमोजोम के बारे में हमने कल पढ़ा था। पार्ट 16 में डिस्कवरी क्रोमोजोम की, साइज, नंबर, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में बात किया था। हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। उस इनकम्प्लीट टॉपिक को आज हम इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 17 में। तो बच्चों, आज हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आज हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम को जो बांटा गया है वो 3 टाइप्स में, इनको 3 बेसिस के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, कलर के बेसिस पर। दूसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियम के पोजीशन के अकॉर्डिंग। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने क्रोमोजोम को डिवाइड किया है बेसिस ऑफ द स्ट्रेन। ठीक है ना, स्ट्रेन का मतलब होता है कलर के बेसिस पर। अब कलर के बेसिस पर कैसे? देखिए, जब हमारा क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम को अभी जब थ्रेड के रूप में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन हमारा होता है, जो क्रोमोजोम होता है, उस पूरे क्रोमोजोम पर केमिकल्स डाल करके और उसको कलर किया जाता है। ठीक है, जब उसको कलर क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जब हमको क्रोमोजोम के बारे में स्टडी करना है तो हम देखना चाहते हैं कि पूरा इतना बड़ा क्रोमोजोम है, तो उस क्रोमोजोम के अंदर के क्या क्या पोर्शन है और उस पर हमारा फोकस जा सके, है ना। मतलब पूरे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो हम उसको किस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए स्ट्रैंड किया जाता है। और क्रोमोजोम जो होता है ये कलर बॉडी होता है, यानी कि ये स्ट्रैंड को एक्सेप्ट करता है, कलर हो जाता है। कलर होने का मतलब क्या? जैसे कि हम कहेंगे कि कोई कागज है ना, तो कागज को आप कलर दोगे तो वो कलर हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर आप कलर करोगे तो वो कलर नहीं होता है। तो इस कलर बॉडी का मतलब कि इसको जब हम कलर देते हैं तो ये कलर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने सपोज करो कि ये हमने बैंड ले लिया। ठीक है, इस बैंड को लेकर के हमने इसके ऊपर कलर डाला तो उसके बाद जब हम हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला पोर्शन बैंड का जो है यहाँ पर काफ़ी डार्क कलर हो जाता है। फिर इसी बैंड में, है ना, एक ही बैंड है और एक ही कलर है, और यहाँ पर काफ़ी लाइट कलर है, वापस यहाँ पर काफ़ी डार्क कलर हो जाता है, और फिर इसी बैंड में ये हमारा लाइट कलर आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा बैंड है, इस बैंड में कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है ना, यहाँ और यहाँ वाले पोर्शन में कुछ डिफरेंस होगा, तभी यहाँ पर डार्क कलर ये ले रहा है और यहाँ पर ये लाइट कलर ले रहा है। अब अगर आप इसको क्रोमेटिन थ्रेड मानते हैं, ठीक है ना, कि ये क्रोमोजोम का ही एक धागा है, क्रोमेटिन थ्रेड ही अगर ये है, इसको हमने कलर दिया, इसने यहाँ पर काफ़ी डार्क कलर ले लिया क्रोमेटिन थ्रेड, यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड का यहाँ पे क्या है? लाइट कलर है, इसका डार्क कलर है, लाइट कलर है। मतलब कि इसको अब ये जो डार्क कलर ले रहा है, यहाँ पर कुछ अलग बात होगी। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर डिफरेंट होगा, और इसको हम नाम भी डिफरेंट देते हैं और इस लाइट वाले पोर्शन को नाम डिफरेंट देते हैं। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रैंड किया तो हमने क्रोमोजोम को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। एक हो गया हमारा हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा हो गया हमारा यूक्रोमेटिन। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन वो पोर्शन, ये वाला जो हमारा पोर्शन है जो काफ़ी डार्क कलर का है, इसको हमने बोला हेट्रोक्रोमेटिन, और जो हमारा लाइट स्ट्रैंड लेता है इसको हमने बोला यूक्रोमेटिन। ओके, दोनों में डिफरेंट, पहला तो ये कि ये डार्क कलर लेता है और ये लाइट कलर लेता है। दूसरा क्या है कि इसमें डीएनए जो होता है, इस पोर्शन में डीएनए मिनिमम पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्रोमोजोम का मतलब क्या? क्रोमोजोम यानी कि डीएनए। ठीक है, डीएनए ही होता है, जब वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था क्रोमोजोम, तो वो उसी को हम क्रोमोजोम कहते हैं, डीएनए को ही हम क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डीएनए यहाँ पर मिनिमम है, मतलब डीएनए यहाँ पर कम पाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डीएनए जो हमारा लाइट वाला यू क्रोमेटिन है, यहाँ पर डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन यहीं पर है। ओके, उसके बाद ये जो होता है ये जेनेटिकली इनएक्टिव पोर्शन है। जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी कि जो डार्क पोर्शन है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव है। जेनेटिकली इनएक्टिव का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, तो वहाँ पर ये इनएक्टिव है, जबकि ये पोर्शन जो है ये वहाँ पर काम करता है, यानी कि वहाँ पर ये क्या है? एक्टिव है। तो ये जेनेटिकली एक्टिव पोर्शन है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव पोर्शन है। बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, बस हमने ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, बेसिस ऑफ द स्ट्रैंड, हमने इसको डिवाइड कर दिया हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में, और ये हमने इसमें 3 पॉइंट्स के डिफरेंस दे दिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम सेंट्रोमियर का पोजीशन, इसमें बच्चों हमारा ये जो क्रोमोसोम है इसमें सेंट्रोमियर कहाँ है, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। और ये जो दो हैं, इनको जो दोनों आर्म होते हैं, भुजाएं, यहाँ से ये तो दबा हुआ है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोटीन की 2 डिस्क पाई जाती है। ये जो हमारी ये दोनों भुजाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। टीलोमियर, ठीक है। तो ये टीलोमियर हो गया, ये टीलोमियर, और ये बीच में हमारे क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया है इसको 4 पार्ट में। फर्स्ट क्रोमोसोम है हमारा मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और नेक्स्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। फर्स्ट हमारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको कहते हैं, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो लगभग टीलोमियर जो पूरा क्रोमोसोम है उसके एकदम बीच में ही सेंट्रोमियर पाया जाएगा, यानी कि ये वाला आर्म और ये वाला आर्म जब बराबर है ना, इक्वल साइज के दिखाई देंगे, और बीच में हमारा यहाँ पर जब सेंट्रोमियर ये रहेगा तो इस तरीके के क्रोमोसोम को बोला जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिनमें ये वाला पोर्शन जो होता है ये थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक्चुअल में है क्या, बताया मैंने आपको कि क्रोमोसोम एक जगह से दबा रहता है। कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है, जहाँ पे प्रोटीन्स के प्लेट्स पाए जाते हैं, जहाँ से स्पेंडल फाइबर जुड़ता है सेल डिवीजन के दौरान, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो अगर ये चीज़ है ना, इस पूरे क्रोमोसोम में अगर ये चीज़ पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर का पोजीशन थोड़ा ऊपर है, यानी कि ये वाला आर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, छोटा, और ये वाला टीलोमियर क्या है यहाँ पर, ये बड़ा, ठीक है। तो अगर ये टीलोमियर बड़ा है, ये टीलोमियर, ये आर्म छोटा है, और ये सेंट्रोमियर का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर है, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला आर्म बहुत छोटा हो जाता है और ये वाला आर्म बड़ा हो जाता है, इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और यदि हमारा सेंट्रोमियर एकदम हमारा टॉप पे रहता है और पूरा क्रोमोसोम दोनों उसके आर्म जो होते हैं वो एकदम नीचे होते हैं, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को बोला जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बच्चों हम क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम या और भी दूसरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम को, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा ऑटोसोम, दूसरा होगा हमारा हेट्रोसोम, या जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ह्यूमन की हम बात करते हैं तो इंसानों में, सभी इंसानों में, ठीक है, जितने भी इंसान हैं ह्यूमन है, उनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n = होती है 46, ठीक है, यानी कि 2 × 23 = 46। तो हम इसको डायरेक्टली 46 क्यों नहीं कहते हैं, है ना, इसको हम फॉर्मूले में क्यों कह रहे हैं 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, ठीक है। 46 इसका मतलब है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, है ना, जोड़े में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम अगर हमारा ये है, ठीक है, तो उसके सामने ही उसके जैसा ही बिल्कुल उसके जैसा उसी के कैरेक्टर का क्रोमोसोम एकदम उसके सामने ही पाया जाएगा। यानी कि 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे रहते हैं ये, पेयर में, ठीक है। अगर ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनको बोला जाएगा ऑटोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो होते हैं इनका जोड़ा एक जैसा ये पेयर दिखाई देता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हम इसको डिवाइड करते हैं यदि मेल में और फीमेल में, ठीक है। देखिए ह्यूमन में मेल और फीमेल, जब आप मेल में देखते हैं तो इसमें क्रोमोसोम 22, ठीक है, 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। पहले आप फीमेल का देख लीजिए। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 23, देखिए इसमें भी हम 22 पेयर लेकर के चल रहे हैं, इसके भी 22 पेयर लेकर के चल रहे हैं, है ना। टोटल कितने जोड़े हैं इसमें, 23 जोड़े। मेल में भी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर।
फीमेल में भी होते हैं 23 पेयर, लेकिन जो इसका 23वां जोड़ा है ना, 23rd वाला जो पेयर का क्रोमोसोम है उसको हम बाद में देखेंगे। 22 पेयर और 22 पेयर की अगर हम बात करें, यानी कि इसके जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होंगे, जैसे ये क्रोमोसोम ऐसा है तो इसके बगल वाला क्रोमोसोम भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसके 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं, तो इसको हम एक्स कह रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, एक्सएस क्रोमोसोम, ठीक है। पहला जोड़ा का क्रोमोसोम एक्सएस, दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम को भी हम एक्सएस कहेंगे, दोनों एक जैसे हैं। तीसरे जोड़े का क्रोमोसोम भी एक्सएस कहलाएगा। इस तरीके से करते करते चौथा, पांचवा, छठवां, टोटल 22 जोड़े के क्रोमोसोम जो होंगे उन सब को हम एक्स एक्स क्रोमोसोम नाम देंगे, क्योंकि जो पेयर के क्रोमोसोम है तो ये वाला क्रोमोसोम दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना, हमेशा बराबर जोड़ा इसमें लग रहा है। मेल की बात करें, ये फीमेल में, तो फीमेल में 22 जोड़े क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, और मेल की बात करें तो मेल में भी सेम ऐसे ही क्रोमोसोम 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं, यानी कि इसमें भी 22 जोड़े क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स, ठीक है, उनको एक्स एक्स नाम दिया गया है। पहला जोड़ा से लेकर के, ठीक है, 22 जोड़े तक ये एक्स एक्स है, ये भी 22 जोड़े तक एक्स एक्स है, यानी कि मेल में 22 इज इक्वल टू 22, 22 जोड़े इसमें, 22 जोड़े इसमें, दोनों में क्रोमोसोम एक जैसे ही हैं। लेकिन डिफरेंट कहाँ आता है, 23वां जोड़े का क्रोमोसोम, जो 23rd जोड़े का क्रोमोसोम, जो 23वां 23 है ना, 23 वाला एक जोड़े की केवल बात हो रही है, 1 पेयर की बात हो रही है। यहाँ पर 1 पेयर अलग है, और इसमें जो 23 ये वाला, यानी कि जो लास्ट पेयर है वो इसमें अलग है, ठीक है। इसमें 1 पेयर में क्या है, लास्ट में इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते हैं। इस वजह से हम एक को बोलते हैं एक्स और दूसरे वाले क्रोमोसोम को हम क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है, वाई होता है। फीमेल की बात करें तो इसमें जो मतलब लास्ट पेयर जो है 23rd वाला जो 23वां जोड़े का जो क्रोमोसोम है वो भी इसमें क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को अगर लिखना पड़े हमको फॉर्मूले में, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा जो है कितने क्रोमोसोम है, ये हमारे 22 जोड़े, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है कि 44 क्रोमोसोम, 44 और प्लस एक्स वाई, ठीक है। 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। इसमें 44 और प्लस एक्स एक्स, इसमें 44, 45, 46, ठीक है ना, 44, 45 और 46, टोटल हो गए ये 46 क्रोमोसोम। 44 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम दोनों हमने लिखे, यानी कि दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो 22 जोड़े के इसके क्रोमोसोम, 22 जोड़े के इसके क्रोमोसोम दोनों एक जैसे होते हैं। 23वां जोड़ा का क्रोमोसोम जो होता है वो इसमें एक्स वाई होता है, और इसमें वही होता है, सेम एक्स एक्स ही होता है। सिर्फ इस एक जोड़े के क्रोमोसोम के डिफरेंस की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड किस पर करता है, सिर्फ 23वां जोड़े के क्रोमोसोम पर। यदि लास्ट वाला पेयर का क्रोमोसोम जो है, यदि ये XX, अगर ये सेटअप बनता है, सेट जो क्रोमोसोम का तैयार हुआ वो 44 प्लस XX का सेट तैयार हुआ, तो होने वाली संतान लड़की होती है। और यदि सेट ये तैयार हुआ 44 प्लस XY, तो होने वाला संतान लड़का होता है। तो लड़का या लड़की ये डिटरमाइन करते हैं ये हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें से अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो 22 जोड़े के क्रोमोसोम जो सारे के सारे एक जैसे हैं, ये कहलाते हैं ऑटोसोम, ठीक है, क्योंकि 22 जोड़े वाले जो क्रोमोसोम है, इसके हों चाहे इसके हों, ये दोनों क्रोमोसोम ने डिटरमाइन नहीं किया, इन्होंने निर्धारित नहीं किया कि लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, ये किसने निर्धारित किया है, ये निर्धारित किया है 23वें जोड़े का क्रोमोसोम। तो जो 23rd वाला जो लास्ट पेयर का जो क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये अगर XX है तो लड़की, और लास्ट वाला पेयर अगर XY है तो लड़का, ठीक है ना। तो लास्ट पेयर सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, लड़का है या लड़की ये बताता है, इसलिए इसको हम हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़े के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम, और 23वें जोड़े का क्रोमोसोम क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ओके बच्चों, और क्रोमोसोम के बारे में किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, किस तरीके से क्रॉस होता है, इसका मैंने एक और वीडियो डाला है, ठीक है, वो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हमारा
इतने टॉपिक हमारे हो गए। क्रोमोसोम का टाइप्स हमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। जो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के काम। देखिए फर्स्ट अभी हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रोमोसोम, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं बच्चों तो आपको अभी बताया था मैंने पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम उसी को हम कह रहे हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है ना, क्रोमेटिन थ्रेड्स हम कह रहे हैं, उसको हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहें, या इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम कहते हैं डीएनए, या फिर इसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है बच्चों, एक ही नाम है ये, है ना। इसी को क्रोमेटिन थ्रेड्स कहो, इसी को आप क्रोमोसोम कहो, इसी को आप डीएनए कहो, इसी को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहो। तो डीएनए का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, कि डीएनए क्या है। देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान की जो पहचान होती है वो कौन बताता है, डीएनए बताता है, ठीक है। डीएनए से ही सबकी पहचान है, यानी कि आप कैसे हैं वो चीज़ कौन डिटरमाइन कर रहा है, डीएनए डिटरमाइन कर रहा है। अभी हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन कि लड़का है या लड़की, ये कौन बता रहा है, क्रोमोसोम, ठीक है ना। सिर्फ 22 जोड़े क्रोमोसोम लड़कियों में समान है और लड़कों में भी समान है, ठीक है। दोनों में 22 जोड़े क्रोमोसोम एक जैसे हैं, लेकिन 23वां जोड़े एक जोड़े के क्रोमोसोम के डिफरेंस से गर्ल और बॉयज, है ना, मतलब मेल और फीमेल ये बन जाते हैं। मतलब कि दो अलग अलग कहेंगे, दो अलग अलग इसमें जेंडर बन जाता है सिर्फ एक क्रोमोसोम के डिफरेंस से, एक जोड़े के क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम का आप समझ सकते हैं कि इसका क्रोमोसोम का क्या पावर है ना, डीएनए का क्या पावर है। क्रोमोसोम ही एक्चुअल में सब कुछ बताता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करना, है ना, ये एक फंक्शन हो गया क्रोमोसोम का, कि सेक्स डिटर्मिनेशन लड़का होगा या लड़की, मेल होगा या फीमेल, ये क्रोमोसोम हमको बताएगा। नेक्स्ट है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि जितने भी माँ बाप से जो भी कैरेक्टर बच्चों संतानों में पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है, क्रोमोसोम के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। हम कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी नाक जो है ना वो तुम्हारी मम्मी से मैच कर रहा है, और ये जो तुम्हारे आँख है वो तुम्हारे पापा से मैच कर रहा है। तो जो कैरेक्टर्स मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स बच्चों में गए, संतानों में जो जाते हैं, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होता है, ये कैरेक्टर संतानों में पहुंचाने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम ही उन कैरेक्टर्स को लेकर के, और जब संतान का मदर की बॉडी में जब संतान का स्टार्टिंग होता है तो वहां पर एक सेल होता है, ओनली वन सेल, ठीक है। एक सेल होता है, और एक सेल का कोई भी बच्चा, मतलब किसी का भी जनरेशन जहां से स्टार्ट होता है ना, तो वो एक सेल से स्टार्ट होता है। एक सेल होता है ये, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ये जाइगोट कहलाता है, ठीक है। और इसी जाइगोट में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, एक सेल है ये, इस एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं 23 क्रोमोसोम, मतलब 22 जोड़े के क्रोमोसोम जो होते हैं, ये इसमें देखिए ये क्या है हमारा 2n, ठीक है ना। 2n का मतलब मैंने आपको बताया 2 × 23, यानी 22 जोड़े का नहीं, सॉरी 23, है ना। 23 क्रोमोसोम यहाँ कहाँ से आ रहा है, मेल से, यानी कि फादर से, ठीक है। और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, मदर से, ठीक है। 23 क्रोमोसोम आया फादर से और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आया, मदर से। इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये जो 23 क्रोमोसोम जो फादर से आ रहा है वो फादर के कैरेक्टर्स को लेकर के बच्चे में गया, ठीक है। 23 क्रोमोसोम जो है वो मदर से आ रहा है, तो मदर के कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के क्रोमोसोम उस बच्चे में गया। अब ये जो डेवलप होगा, ठीक है ना, ये जब बड़ा होगा, डेवलप हो गया, इसमें सेल डिवीजन होगा, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से बनते जाएंगे, खूब बहुत ही रैपिडली इसका ग्रो होता जाएगा। और ये जो है सिर्फ एक सेल, एक जाइगोट जो होता है, ये 9 मंथ में एक बेबी, ठीक है, एक बेबी के फॉर्म में ये बाहर आता है,
ठीक है। तो एक बच्चे का जो निर्माण हो रहा है वो एक सेल से हो रहा है, और इसमें ये इस सेल, अब ये जो है ये किस तरीके से डिवाइड हो, सारा काम इसके अंदर कैसे हो, किस तरीके से पूरा फंक्शन हो कि यहाँ पर आँख बनाना है, यहाँ कान ऐसे बनाना है ना, पूरा फेस तैयार करना है, 2 हाथ बनाने हैं, फिंगर्स बनाना है, मतलब पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो भी ये 46 क्रोमोजोम ही बताते हैं। यदि ये इस क्रोमोजोम यहाँ पे नहीं होते तो शायद बच्चे का पता ही नहीं रहता कि डेवलपमेंट कैसा होगा, है ना, कुछ भी कहीं भी कैसे भी बन जाता। लेकिन जो वहाँ पर बच्चा तैयार हो रहा है, ये कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे पूरा एक अंग बनाना है, ठीक है, ये सारा काम ये क्रोमोजोम करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्रोमोजोम ही एक्चुअल में सब कुछ है, हमारी जो पहचान है, हम जैसे हैं वो बिकॉज ऑफ क्रोमोजोम। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी कि माता पिता के कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? क्रोमोजोम करता है। और जो माता पिता से हमको कैरेक्टर मिलता है, मैं माता पिता के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे पिता हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है ना, ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर का मतलब कि जो कैरेक्टर उनके डीएनए में है, उनके क्रोमोजोम में जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर संतानों में पहुंचेगा। बाकी ये संतान कैसी होगी, भगवान ने एक रूपरेखा, एक ढांचा तो क्रोमोजोम के द्वारा उसको दे दिया। अब आप कैसे होंगे, है ना, कितना आप प्रोग्रेस करेंगे, आपकी कितने परसेंटेज आएंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ कोई टॉप करेगा, कोई फेल होगा, वो सब कुछ अब हमारे अपने परिश्रम पर और हमारे अपने मेहनत पर और ब्रेन पर डिपेंड करता है कि हम कितना अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कितना यूज़ करते हैं। जितना यूज़ करते जाएंगे दिमाग उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आगे का दुनिया में आने के बाद आप क्या सीखते हैं, कितना अपने माइंड को डेवलप करते हैं, आप किस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, ये सारा काम आपको खुद से करना पड़ता है। लेकिन फादर और मदर के कैरेक्टर्स को एक संतान से दूसरे में पहुंचाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसफर करना, ये काम होता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। एक अगर हम सेल की बात करें, ठीक है ना, तो एक सेल के अंदर, एक सेल जो होता है, इस सेल के अंदर देखिए एक सेल जो होता है, इस एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स ये पाए जाते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी कि यहाँ जो ये क्रोमोजोम है ना, यही क्रोमोजोम इस सेल को, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस आपने पढ़ रखा है, तो न्यूक्लियस में भी कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम कंट्रोल करता है। तो क्रोमोजोम सेल के अंदर प्रोटीन, जैसे हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा ही होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस, यानी कि तोड़ फोड़ अंदर चलता ही रहता है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, हमेशा कुछ टूटता है तो कुछ बनता है। तो ये जो टूट फूट होना, बनना, प्रोटीन का बनना, ये सब काम भी अब एक एक सेल के अंदर का काम, हम जब तक मर नहीं जाते तब तक हमारे सारे सेल्स के अंदर फंक्शन होता रहता है। हमारे सेल्स जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर होने वाले हर गतिविधियों को, हर एक्टिविटीज़ को कौन इसको कंट्रोल करता है? ये क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। तो अंदर जितना भी प्रोसेस होगा सेल के अंदर, अब हमारी आंखें ठीक ढंग से काम कर रही हैं, मतलब आंखों के हर सेल ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, मतलब हर सेल को कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपके हर एक एक सेल, हमारा कान काम कर रहा है, मतलब कान के हर एक सेल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उस सेल को कंट्रोल हो रहा है, उस वो सेल ढंग से काम कर रहा है, मतलब कौन ढंग से काम करवाने वाला कौन है? वो है क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेल के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट है तो उसमें पाया जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, उसमें है ना प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो इन सब को भी, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो किस ढंग से काम करें, उनसे तरीके से काम करवाना, ये काम भी किसका होता है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का मतलब क्या? क्रोमोसोम, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का मतलब क्या? डीएनए, यानी कि सब कुछ डीएनए पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा सेल किस तरीके से काम करता रहे ये सब डीएनए पर डिपेंड करता है। तो यदि हम फंक्शन की बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम यानी कि डीएनए के फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे काम आप लिख सकते हैं। जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप पढ़ते जाओ कम है, पढ़ते ही जाओ पढ़ते जाओ। पूरा एक पूरी बुक आती है जेनेटिक्स की, है ना, उसमें केवल डीएनए की ही चर्चा है कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बना होता है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया।
अब ये मैंने जो पढ़ाया है आपको बच्चों, ये काफ़ी डिटेल में है, तो 9th के स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं अपने अकॉर्डिंग इसको काट छाट के छोटा कर लेना, ठीक है, थोड़ा सिंपल तौर से पढ़ लेना, अपने बुक में एक बार पढ़ लेना, जितना तुम्हारे बुक में दिया है उतना पढ़ सको तो उतना ही पढ़ना, जिनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है वो थोड़ा और इसमें से ले लेना। तो अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो में से काट छाट करके उसमें से कर लेना कि आपको कितना उसमें से काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा ये टॉपिक ओवर हो गया बच्चों, क्रोमोसोम। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें एक एक्टिविटीज़ दी हुई है और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बच्चों। सेल को पहले डिवाइड किया था प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम पार्ट 18 में, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।